हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राधा कृष्णन करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में जो और भी अधिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग को एक तरह का सपोर्ट मिले और हम आगे की ओर बढ़ पाए, इस चैप्टर को क्वाइट कंप्लीट तरीके से हम लोग बंद कर पाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इस लेक्चर में। लेक्चर 3 होने वाला है इस चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट वन कह रहा है असत्य कथन का चयन करना। बोले तो इन चारों कथनों में से जो कथन गलत होंगे उसको छांट देना है और उसी को आंसर करना है। जिनमें फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय अवधि को जीवन काल कहते हैं। प्राकृतिक मृत्यु, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय अवधि होता है उसको जीवन काल कहते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। जीवन काल या जीवन अवधि भी कहते हैं। जीवन अवधि पता ही होगा। फिर है जीवों का जीवन काल आवश्यक रूप से उसके अमाप से संबंधित होता है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, जीवों का जीवन काल आवश्यक रूप से यानी जरूरी रूप से आकार पर निर्भर करता है। अमाप बोले तो आकार। क्या ये बात सत्य है? आप एग्जाम्पल जानते हो तोते और कौआ का। कौआ का उम्र लगभग 15 साल होता है और तोता लगभग 140 साल जीता है, 140 ईयर। और एक 15 साल कौआ, तो आसमान जमीन का फर्क है। यहाँ पे तोता का उम्र 140 साल, कौआ का 15 साल, दोनों का अमाप यानी आकार लगभग बराबर होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया और यही हमारा सही हो जाने वाला है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सेकेंड इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है जीवन काल के संदर्भ में निम्न को मिलान करें। जीवन काल किसका कितना वर्ष है? किसका जीवन काल कितना वर्ष होने वाला है? कुत्ता, कुत्ता कितना साल जीता है? बटरफ्लाई कितना साल जीता है? चावल के पादप कितने साल जीते हैं? और बरगद का वृक्ष कितने साल जीता है? कुत्ता का उम्र एनसीईआरटी के हिसाब से 20 वर्ष होता है। बटरफ्लाई 1 से 2 सप्ताह तक जीते हैं। चावल पादप 3 से 4 महीने और बरगद का वृक्ष 200 से 300 साल जीता है। यानी आप यहाँ से मिला दीजिए, एक का क्या हो जाएगा सेकंड, एक का सेकंड, सेकंड। दो ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया, बचा दो। बटरफ्लाई का 3, 2 3 ये गलत हो गया, 2 3। फिर है चावल का 4, चावल का 4 यानी फर्स्ट वन इज राइट। दिक्कत समझ में आया? एनसीईआरटी में सारा डाटा दिया हुआ है और एनसीईआरटी के हिसाब से ही क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी से ही सीयूटी में पूछे जाते हैं। 100% प्रश्न एनसीईआरटी से होते हैं। ठीक है, क्योंकि सीयूटी का सिलेबस एनसीईआरटी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पूछा सत्य कथन यानी कि जो निम्नलिखित में सत्य होगा उसके लिए। फर्स्ट बोला अलैंगिक जनन बहुकोशिकीय पादप है तथा जंतुओं में सामान्य है। अलैंगिक जनन किसमें होता है? बहुकोशिकीय पादप और जंतुओं में। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुकोशिकीय पादप और जंतु जैसे कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मिक प्लांट ज्यादातर जिसमें फ्लावर होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वही यानी कि लैंगिक जनन करते हैं। जंतु की बात करें तो जंतु ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। तो यहाँ तो अलैंगिक जनन की बात किया, असेक्सुअल जो कि गलत है। मोनेरा में कोशिका विभाजन स्वयं जनन की एक विधि है। स्वयं जनन का मतलब कायिक जनन, खुद को एक प्रकार का एक ही जनक होता है, एक जनक से दो अलग अलग जीव। तो कोशिका विभाजन होगा तो एक जनक का ही प्रयोग आएगा, तो मोनेरा सही हो जाएगा। मोनेरा हो प्रोटिस्टा हो, ज्यादातर कोशिका विभाजन से ही जनन करते हैं, तो 2 हो जाएगा सही। ईस्ट में देखते हैं क्या होता है। ईस्ट में कलिका निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। नहीं, कलिका निर्माण यानी कि कलिका निर्माण होना इसका मतलब अलैंगिक जनन होना। अलैंगिक जनन में समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कवकों के खंडन में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है। कवकों में खंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं लैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है। कवकों में खंडन नहीं, खंडन
कवक में खंडन कहाँ से आया? कवक में खंडन नहीं होते हैं। यहाँ ये ऑप्शन गलत कर दे रहा है इसको। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जलकुंभी, जलकुंभी और एक्सोर्निया, ठीक है। जलकुंभी और एक्सोर्निया दोनों एक ही पादप है अथवा लिखा है। भारत में स्थिर जल की एक बड़ी समस्यात्मक खरपतवार है, वो आपको पता भी होगा कि भारत में यह तालाबों में, पोखर में इतना तेजी से उग जाता है कि सारा तालाब दूषित हो जाता है और उसमें मछलियां भी मर जाती है। देखते हैं पहला कथन, इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, सही है। यह भारत का मूल पादप है। मूल पादप मतलब भारत में ही इसका जन्म हुआ, नया पादप बना और भारत इसका पेटेंट राष्ट्र है। तो ऐसा नहीं है, भारत में इसको लाया गया था, भारत में इसको लाया गया था, भारत में लाया गया था। क्यों लाया गया था? सुंदर पुष्प और पत्ते के कारण। के कारण, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्या हो गया आंसर? यह भारत का मूल पादप नहीं है, ठीक है। यहाँ बोला खरपत असत्य कथन को चुनना है तो चुन दिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? बांस का तरुण अवस्था की अवधि तथा एस्ट्रोबिलंथस कुंथियाना की अंतर पुष्पन की अवधि क्रमशः है। बांस में जो पुष्पन होता है, बांस में जो पुष्पन होता है, एस्ट्रोबिलंथस कुंथियाना में जो पुष्पन होता है, उसका अवधि क्या है? तो बांस में जनरली 50 से 100 वर्ष होता है, 50 से 100 वर्ष है। और एस्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरंजी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला कुरंजी। इसमें जो नीला कुरंजी में होता है वो 12 वर्ष में होता है। तो 50 वर्ष और 12 वर्ष, ये गलत हो गया। 50 वर्ष और 12 वर्ष, सेकेंड इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन कारकों के बीच के अंतरक्रिया जीव की जननिक प्रक्रिया तथा संबंधित व्यवहारिक प्रदर्शन को नियंत्रित करती है? कौन से ऐसे अंतरक्रिया हैं जो कि जननिक प्रक्रियाओं को और उनसे संबंधित व्यवहारिक चीजों को नियंत्रित करती है? तो हार्मोन तो है ही, शरीर में जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसी कारण तो लैंगिक लक्षण वगैरह विकसित होता है। और आगे उसको और नियंत्रित करता है वातावरणीय कारक, कि हम किस वासस्थान में रह रहे हैं, किस तरह का भोजन कर रहे हैं, इस सब पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3। ये दोनों सही है तो 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे। तो अभी यहाँ है क्वेश्चन, निम्न में से कौन लैंगिक जनन के सुस्पष्ट अवस्था नहीं है? जो लैंगिक जनन की स्पष्ट अवस्था को प्रदर्शित करता हो। तो लैंगिक जनन में स्पष्ट अवस्थाएं कौन कौन होते हैं? निषेचन से जुड़े हुए, निषेचन, एक तो निषेचन के पहले की अवस्था, निषेचन खुद, और निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन कौन हो गया? निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च अवस्था। यानी कि युग्मक जनन पूर्व अवस्था जो होगा यहाँ पे नहीं होने वाला। मतलब ऑप्शन के अनुसार जो असत्य पूछा तो क्या हो जाएगा आंसर? ए। ये तीनों अवस्था नहीं है पूछने का मतलब ये तीनों तो है, तो आंसर ए हो जाने वाला है। बढ़ते हैं आगे। करा मियोसाइट्स के गुणसूत्रों की संख्या को संदर्भ में निम्न निम्न का मिलान कीजिए। मियोसाइट्स, मियोसाइट्स जो होते हैं वो द्विगुणित कोशिका होते हैं, जिससे अर्धसूत्री विभाजन, मियोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन तो बनता है युग्मक, ठीक है। तो ये द्विगुणित कोशिका है, तब युग्मक बनेगा, यानी कि अगुणित कोशिका बनेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं द्विगुणित कहने का मतलब कि फुल गुणसूत्र जो पूरा एक बॉडी में होता है, पूरा एक शरीर में होता है, पूरा गुणसूत्र होना चाहिए। देखते हैं ऑफियोग्लोसम में पूरा गुणसूत्र कितना होता है? 1260। ऑफियोग्लोसम में कितना होता है? 1260। कहाँ है? एक में। सेब के अंदर, सेब के अंदर कितना होता है? 34, 34 3। उसके बाद चावल के अंदर होता है, चावल में 24 और मक्का में 20, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाने वाला है? 4। यहाँ पे आप युग्मक की संख्या भी लिख सकते हो, मतलब अगुणिता की, ऑफियोग्लोसम में अगुणिता क्या होती है? यदि अगुणिता की बात करें, अगुणित गुणसूत्र या फिर गुणसूत्र, अगुणित गुणसूत्र, तब ऑफियोग्लोसम में हो जाएगा 630,
सेब में हो जाएगा 17, चावल में 12 और मक्का में 10। इसको भी आप याद रखिएगा कि ऑफियोग्लोसम में कितने गुणसूत्र होते हैं अगुणित, यानी ऑफियोग्लोसम के युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं 630। सेब में 17, चावल में 12 और मक्का में 10। इस तरह का डाटा एनसीईआरटी में भी है, पूरा चार्ट भी आपको याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा कह रहा है क्वेश्चन क्या है, शैवालों में सिनगैमी कहाँ संपन्न होती है। सिनगैमी कहने का मतलब निषेचन कहाँ संपन्न होती है। तो आप जानते हैं कि शैवाल जो होता है युग्मक का स्थानांतरण जलीय माध्यम में करता है और शैवाल बाह्य निषेचन करने वाले जीव है। ठीक है, तो बाह्य निषेचन कहाँ होगा, शरीर के अंदर तो नहीं होगा, शरीर के बाहर। तो शरीर के बाहर कौन कौन से संरचना शरीर के बाहर कहाँ स्थानांतरित करते हैं, जल में। तो निषेचन भी कहाँ होगा, जल में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भ्रूण निर्माण के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा पादप समूह भिन्न है। भ्रूण निर्माण के परिप्रेक्ष्य में कौन सा पादप समूह भिन्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन क्या है, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो आप जानते हैं अभी देख क्या है कि युग्मक का स्थानांतरण शैवाल क्या करता है, जलीय माध्यम में। ठीक है, अच्छा युग्मक का स्थानांतरण ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट भी जलीय माध्यम में ही करते हैं। जिम्नोस्पर्म जलीय माध्यम में रहता नहीं है, वो वहां नहीं करता। लेकिन बोला भ्रूण निर्माण, तो आप जानते हैं शैवाल निषेचन भी बाह्य करता है, इसलिए इसमें बाह्य निषेचन है। बाह्य निषेचन है, भ्रूण का निर्माण जल में होता है। कहाँ होता है, जल में। जबकि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में आंतरिक निषेचन होता है। कैसा निषेचन, आंतरिक। आंतरिक निषेचन पाया जाता है, जिसके कारण ये सब शरीर के अंदर यानी कि किसी पोस्ट कोई थैलस के अंदर निषेचन है, इसलिए ये सब परिप्रेक्ष्य यानी कि भिन्न है, अलग है किससे, शैवाल से। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न से किस पादप में नर युग्मक अचल होते हैं। नर युग्मक अचल, आपको पता होगा अचल नर युग्मक कहाँ होता है, लाल शैवाल, लाल शैवाल और आवृत बीजी पौधे में। आवृत बीजी, आवृत बीजी किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए आवृत बीजी या लाल शैवाल का कौन है, लाल शैवाल। लाल शैवाल का ऑप्शन नहीं दिख रहा। मार्केंसिया जो होता है ब्रायोफाइट होता है। कौन होता है, ब्रायोफाइट। ठीक है, मार्केंसिया किसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का। टेरिडियम, टेरिडियम एग्जाम्पल होता है टेरिडोफाइट का। इसका होता है टेरिडोफाइट का, टेरिडोफाइट। चलिए गिंको, गिंको को जो होता है गिंको जिम्नोस्पर्म का होता है। जिम्नोस्पर्म बोले तो अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। तो ये जो एग्जांपल देखने को मिले उसमें लाल शैवाल या आवृत बीजी नहीं। आवृत बीजी कौन है, पाइसम। पाइसम का हिंदी क्या होता है, पाइसम वैज्ञानिक नाम है मटर का। ठीक है, पाइसम सटाइवम मटर है। क्या है, मटर। अब मटर क्या होता है, आवृत बीजी में आता है। किसमें आता है, आवृत बीजी, इसलिए एग्जांपल क्या हो जाएगा, पाइसम। कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। ठीक है, नया क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संरचना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जीवों के बीच जाति को संतति को बनाए रखते हैं। कहने का मतलब एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी में जाएगा तो कौन सी संरचना बनेगी जिससे दूसरा पीढ़ी की शुरुआत होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष तो भ्रूणकोष के अंदर रहता है जो कि पोषण प्रदान करने का काम करता है। ये भी निषेचन के कारण ही बनता है, लेकिन इसका पादपों में काम है, सभी जीवों में नहीं। थोड़े एनिमल में भ्रूणपोष तो बनेंगे नहीं। नेक्स्ट है युग्मनज, जो कि निषेचन के बाद बनता है और यही एक संरचना है जो कि दूसरे पीढ़ी के लिए बनाता है। मतलब कि एक युग्मक नर से आया, एक युग्मक मादा से आया और दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं, युग्मनज। युग्मनज विकास करके क्या बनाता है, भ्रूण। युग्मनज विकास करके क्या बनाता है, भ्रूण। ये है युग्मनज और ये भ्रूण। तो शुरुआत कहां से हुई, नई पीढ़ी के द्विगुणिता की, युग्मनज से। ठीक है, जो युग्मक आ रहे हैं नर अथवा मादा से उस जुड़ेंगे और बनाएंगे युग्मनज। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाने वाला है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी का प्रथम कोशिका है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी का प्रथम कोशिका है, क्या है, बीजाणुद्भिद। बीजाणु बनता है, बीजाणुद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होगी, बीजाणु बनने से पहले युग्मक जुड़ेगा, युग्मक जुड़ेगा तो वापस युग्मनज बनाएगा। मतलब यहाँ भी आंसर क्या हो जाने वाला, युग्मनज यहाँ भी हुआ था और यहाँ भी युग्मनज, यानी कि 3 हो जाएगा, 13 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण निर्माण के दौरान युग्मनज निम्न में से किस प्रक्रिया या प्रक्रिया से गुजरता है। भ्रूण निर्माण होता है यानी कि द्विगुणित संरचना युग्मनज के बाद, तो कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, भ्रूण निर्माण होता है तो उसमें
कोशिका की संख्या बढ़ती है और कोशिका की संख्या जो है तरह तरह के अंग का निर्माण करती है। तो कोशिका विभाजन से संख्या बढ़ा, संख्या की वृद्धि, ठीक है। कोशिका की संख्या की वृद्धि किससे होगा? कोशिका विभाजन से। और कोशिका विभेदन से क्या होगा? अंग या उत्तक का निर्माण होता है, अंग या उत्तक का निर्माण होता है। तो ये दोनों तो कंपलसरी है कि कोई अंग भी बनाना, क्योंकि सिर्फ कोशिका वृद्धि करेगा सब एक जैसा ही हो जाएगा, कोशिकाओं का ढेर हो जाएगा, ठीक है। कोई अंग कोई उत्तक विकसित नहीं होगा। तो कोशिका विभेदीकरण से अंग या उत्तक विकसित होते हैं और कोशिका विभाजन से संख्या वृद्धि, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाने वाला है आप लोग के हिसाब से? 3 हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे, लैंगिक जांच समयुग्मकी प्रकार का होता है। समयुग्मकी मतलब आइसोगैमेट या होमोगैमेट, आइसोगैमेट या होमोगैमेट किसमें होता है? शैवाल की जातियों में होता है, क्लेडोफोरा में होता है। सब शैवाल में नहीं, फ्यूकस में विषम युग्मक होता है, फ्यूकस में विषम युग्मक होता है। क्लेडोफोरा एक एग्जांपल है जो कि समयुग्मकी दिखाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट, असत्य कथन का वापस चुनना है। असत्य कथन मतलब गलत कथन को चुनना है। 4 कथन दिए हुए उसमें से गलत कथन को चुनना है। पहला आप जानते हैं कुकुरबिटा, कुकुरबिटा बोले तो खीरा कुल, कुकुरबिटा बोले तो खीरा, खीरा कुल में क्या होता है? उभयलिंगी श्रीपादप है, सही है, उभयलिंगी श्रीपादप होता है। पपीता एक लिंगी श्रीपादप है, पपीता हाँ है, डायोसियस प्लांट है, तो ये भी सही है। मायोसाइट्स अगुणित होते हैं, मियोसाइट्स अगुणित नहीं, मियोसाइट द्विगुणित होता है, ठीक है। यहाँ लिखा अगुणित, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। देखिए स्पर्मेटोफाइट्स में नर युग्मकों के स्थानांतरण परागनलिका द्वारा होता है। बिल्कुल, स्पर्मेटोफाइट्स में नर युग्मक का स्थानांतरण किससे होता है? परागनलिका। स्पर्मेटोफाइट्स हो या फिर आपका शैवाल हो, मतलब कि यदि लैंगिक जनन करने वाला हो, या फिर कोई पुष्प एंजियोस्पर्म का है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा परागनलिका, ठीक है। परागनलिका का सहारे नर युग्मक स्थानांतरित होंगे, क्योंकि ये सब नर युग्मक जो होते हैं अचल होते हैं, अचल नर युग्मक परागनलिका के सहायता से ही आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाने वाला? मियोसाइट्स की अगुणित संरचना, जो कि गलत है, क्योंकि मियोसाइट्स द्विगुणित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? द्विगुणित। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ यहाँ सेकंड है, निम्न में से कौन एक लिंगा श्रीपादप है? एक लिंगा श्रीपादप कहने का मतलब, एक लिंगा श्रीपादप कहने का मतलब डायोसियस प्लांट पूछा है, डायोसियस प्लांट पूछा है। डायोसियस प्लांट क्या होता है? खजूर होता है, ठीक है। क्योंकि खीरा अभी देखिए कुकुरबिटा कुल उभयलिंगी श्रीपादप है, तो ये तो मोनोसियस है। कारा भी उभयलिंगी श्री होता है, एक ही पादप में नीचे नर ऊपर मादा होता है। फिर नीचे मक्का, मक्का में भी आप जानते हैं कि नीचे जो इसका भुट्टा होता है मक्का का, वो मादा होती है, उसके ऊपर जो फूल होता है इस पौधे के ऊपर, वो होता है नर। ये कौन है? नर, और ये मादा, ठीक है। ये क्या मक्का का है। कारा भी इस तरह का होता है कि इसमें 2 तरह की संरचना होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, जो कि एक ही जगह व्यवस्थित होते हैं, वो कारा है। खीरा भी दोनों स्त्रीकेसर और पुंकेसर एक ही पुष्प में स्थित होता है। तो ये भी द्विलिंगी हो गया। बचा कौन? खजूर, खजूर, पपीता, ये सब एक लिंगी पादप हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये रहा हमारा लास्ट। कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप देख रहे हैं ऐप पर, एप्लीकेशन पे, तो आप इस तरह के कांटेक्ट में बने रहें। आप बने क्या रहे, आप तो जुड़े हुए हैं ही। देखते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरह के कंटेंट में लाएंगे और अच्छे से समझने की प्रयास करेंगे। अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।